डीयू के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये सिलेबस डीयू के रेगुलर, चाहे आप सोल से ओपन से कर रहे हो या आप एनसी वेब से हो, भारत के चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो, यही सिलेबस यूजीसी के अंडर में पढ़ाया जा रहा है। और ये लेटेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबस दिया गया वही सिलेबस है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सिलेबस में से जो आउटडेटेड चैप्टर्स थे अब उनको हटा दिया गया है, वो आपको नहीं पढ़ना। कहीं आप वो मिस्टेक तो नहीं कर रहे पुराने वाले चैप्टर्स पढ़कर। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपको लेटेस्ट सिलेबस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए और एग्जाम में क्या आने वाला है ये पता चले। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा और साथ ही जिन चैप्टर्स से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं मैं आपको एक उसका आइडिया भी दे दूंगा ताकि आप उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करो। देखिए, सबसे पहला जो आपके पास सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस का एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है भारत के अंदर एंशिएंट टाइम में यानी कि प्राचीन टाइम में और मिडिएवल यानी कि मध्यकाल में। एंशिएंट टाइम हो गया हमारे राजा महाराजाओं का टाइम, जब भारत के अंदर मौर्य साम्राज्य का युग था, बौद्ध धर्म जैन धर्म का जब टाइम चल रहा था, और मिडिएवल टाइम में जब भारत के अंदर मुस्लिमों को शासन स्टार्ट हो गया था। तो इन दो टाइम के दौरान भारत के अंदर किन किन लोगों ने अपने विचार दिए हैं, उनके विचारों के बारे में आपको पढ़ना है इस पूरे सिलेबस। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो यूनिट फर्स्ट है वो हमें यह बताता है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी कि भारत के उन लोगों के विचारों के बारे में हमें पता कहां से चलता है, आखिर उनके सोर्स क्या है। तो हमें पढ़ना है स्रोत के बारे में और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना कंपलसरी। दैट मीन्स यूनिट फर्स्ट से एक क्वेश्चन आता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सोर्स के बारे में। एंड इसके बाद अलग अलग जो थिंकर्स हैं, जो विचारक हैं, जिन्होंने अपने थॉट्स यानी कि विचार दिए हैं सोशल चेंजेस को लेकर, रिलीजन में रिफॉर्म को लेकर, वुमेन्स की सिचुएशन में जो उनकी उस टाइम की कंडीशन थी उसमें रिफॉर्म को लेकर कई सारे यहाँ पे विचार आए हैं। वुमेन पे तो कहा गया है, साथ ही मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई और इसमें सोशल लॉज यानी कि सामाजिक कानून के बारे में बताया गया और जस्टिस का कॉन्सेप्ट, न्याय का मतलब क्या होता है मनु के अकॉर्डिंग, ये दिया गया मनुस्मृति में। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसके बाद बृहस्पति, जिनका आपको पढ़ना है स्टेट के साथ क्या रिलेशन होता है। तो स्टेट रिलेशन पढ़ना आपको, राज्य के साथ जो संबंध बनाए जाते हैं। लेकिन थर्ड आपका इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? फोर्थ, जिसमें आपको पढ़ना है शुक्र नीति के बारे में। इसमें से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी। शुक्र नीति में सत्ता के बारे में और राज्य को चलाने को लेकर अलग अलग जो थ्योरीज दी गई है वो है शुक्र नीति, उसके बारे में आपको बता। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ यूनिट, वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है कौटिल्य। कौटिल्य की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्टेट। स्टेट के बारे में कौटिल्य के द्वारा जो आइडियाज दिए गए हैं ये बताना, यानी कि यूनिट फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके इस पूरे सिलेबस। आपके पास ये सब्जेक्ट है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जो जो आपके पास सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि मैं उनके ही वीडियो सबसे पहले लेकर आऊँ। इसके बाद जो है आपका सिक्स्थ यूनिट, वो है अगान सूत्र के ऊपर। ये आपका चैप्टर है और इसमें आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ किंगशिप, दैट मीन्स राजा के बारे में पढ़ना। जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे विचारक, सब ने स्टेट और किंग यानी कि राजा और राज्य, इनके ऊपर ही विचार दिए। नेक्स्ट है तिरुवल्लुवर। अब इन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं एथिकल लाइफ पे यानी कि नैतिक जीवन पे और पॉलिटिक्स पे। एंड वासवर्ना, इनके भी थ्योरी है। वासवर्ना इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है, शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। इसके बाद है आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। एंड इसके बाद है कबीर और गुरु नानक, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क लगाया हुआ है, जिसपे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कबीर के क्या सिद्धांत है और गुरु नानक जी के क्या सिद्धांत है सोशल रिफॉर्म को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने समाज में जो भी बुराइयां देखी उन सब की इन्होंने आलोचना करी और ये उसमें सुधार चाहते थे, उनकी क्रिटिसाइज की गई इनके द्वारा। नेक्स्ट है अबुल फजल, इसने मोनार्की यानी कि राजतंत्र के ऊपर अपने विचार दिए हैं, इसके बारे में आपको पता। तो अकबर के टाइम का अबुल फजल ने अपने क्या सिद्धांत दिए हैं मोनार्की के ऊपर, इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान रखना। ये सब्जेक्ट आपके पास है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इस सब्जेक्ट की मैंने ऑलरेडी चैप्टर जो फर्स्ट है इसको समझा रखा। ये देखिए, ये है चैप्टर फर्स्ट और इन सभी चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने ऑलरेडी इन सभी क्वेश्चंस को विद आंसर के साथ भी समझा। ये रहा वो वीडियो, इन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अगर आपने इनको देख डाला तो लाइव झिंगा लाला, इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं। एंड स्टार्टिंग में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे न्यू और अपडेटेड नोट्स आ चुके हैं। ये हमारी वेबसाइट है manishvarmanotescom, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है।
जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 पे क्लिक कीजिए और देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम यहाँ पे नोट्स आ गए। जो भी आपको नोट्स चाहिए, इनमें से जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं उनके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 से 12 वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे एज इट इज सेम। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आएगा नहीं और ना ही आपको कुछ और पढ़ना है। और वही सेम चीज जो इसमें लिखी गई है अब वो लिख कर आ जाना, आपको फुल टू फुल मार्क्स भी मिलेंगे और आपको ज्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का ही है और इसमें आपको पढ़ना है कि जो आइडिया है डेमोक्रेसी का, अब इसका ओरिजिन कब, कैसे और कहां से हुआ है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब अब्राहम लिंकन के द्वारा जब ये कॉन्सेप्ट दिया गया तो दुनिया को लगा कि इसी टाइम से डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी की जो रूट है, जो जड़ है, वो एंशियंट टाइम से चली आ रही है। अगर आप देखोगे तो यूनिट फर्स्ट जो है वो इसी के बारे में कि एंशियंट ग्रीस के टाइम में, जिसको ग्रीक, यूनान अलग अलग नामों से जाना जाता है, उस टाइम से ही डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया। यूनान के अंदर प्लेटो, एरिस्टोटल का आपने नाम सुना होगा, अरिस्टो जिसको कहते थे। उस टाइम का अगर हम बात करें तो 500 लोग एक गांव में रहा करते थे। हाँ, लेकिन ये बात ठीक है कि उस टाइम की पॉपुलेशन कम हुआ करती थी। तो मान लो अगर कोई पॉलिसी बनाना है तो उस पॉलिसी को लेकर सभी लोग अपना हाथ खड़ा करते थे। जो जो लोग एग्री हैं, जो लोग एग्री नहीं होते थे वो हाथ खड़ा नहीं करते थे, वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होती नहीं थी। यानी कि पहले भी लोगों की सहमति से ही पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता। सोसाइटी का ज्यादा एडवांस ना होने की वजह से हाथ खड़ा करके ही या लोग से पूछ के ही सहमति ले ली जाती थी। लेकिन पॉपुलेशन तो कम थी ना उस टाइम पे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसमें सभी जनता लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कानून को बनाने में। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, अब शुरू होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब लोग डायरेक्ट कानून नहीं बना रहे, वो पहले वोट दे रहे हैं, वोट देने के बाद जो चुन कर आ रहे हैं नेता, ये लोग कानून बना रहे हैं। अब इनको चुना किसने है? लोगों ने, वोट के द्वारा। तो इसका मतलब है कि यही लोग रूल कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सहमति दी है इन लोगों को, तभी तो ये चुन कर आए हैं। ना ये बोलते ना ही चुन कर आते। इसलिए वोट यानी कि वोटिंग सिस्टम एक माध्यम बन गया, एक मीडियम बन गया। अब जनता खुद शासन ना करके अपने नेताओं को चुना। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में भी चेंज आ गई। पहले क्या था, जनता खुद रूल करेगी। अब दूसरा क्या है कि जनता के नाम पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे नेता हैं, वो शासन। तो अलग अलग यहाँ पे डेफिनेशन है। तो ये जो हमारा यूनिट फर्स्ट है वो इसी के बारे में कि एंशिएंट टाइम में कैसे निकल कर आया। डेमोक्रेसी की भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे प्रोसीजरल है, सब्सटैंटिव है यानी तात्विक है, अलग अलग टाइप्स है। इन टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये दो जो टाइप्स है इनके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। एंड इसके बाद है सेकंड यूनिट। अब इसमें क्या है, थ्योरी है। डेमोक्रेसी को लेकर 3 फेमस थ्योरी है। अब वो 3 थ्योरी कौन सी है? पहला है लिबरल रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी, यानी कि उदार प्रतिनिधित्व लोकतंत्र पहला। दूसरा है पार्टिसिपेटरी, दैट मीन्स भागीदारी लोकतंत्र, जिसमें लोग भागीदार बन सके, लोग कानून बनाने में हिस्सा ले सके। और दूसरा है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि प्रतिस्पर्धी डेमोक्रेसी, यानी प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र। अब इसमें क्या होता है कि जो भी कानून बनाया जाता है सबसे पहले उस पर डिस्कशन किया जाता है। ये जो 3 टाइप्स के डेमोक्रेसी है, ये 3 थ्योरीज हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अच्छा इसके प्रकार पूछे, तो प्रकार में आप गलती क्या करते हो कि ये 3 चीजें लिख कर आ जाते हो, जबकि तीनों गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है। अगर आपसे प्रकार पूछा है तो आपको प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव ये 2 लिखना। टाइप्स पूछा है तो, अगर आपसे थ्योरी पूछा है कि डेमोक्रेसी की थ्योरी बताइए, तो आपको ये 3 चीज बताना। टाइप्स में आपको ये नहीं बताना और थ्योरी में आपको ये नहीं बताना। जो जिसमें पूछा जाएगा आपको यही बताना है। सिलेबस समझाने का यही आपको मेन मकसद है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूनिट थर्ड। अब इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। संविधान का मतलब जब देश को चलाने के लिए एक अलग से ड्राफ्ट या एक पेज पे कानून लिख दिया जाए, वही तो संविधान है, जिससे पूरा देश रेगुलेट होता है। एंड इसके बाद लेजिस्लेचर, जहाँ पे कानून बनाया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया एंड द सिविल सोसाइटी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड में। तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड, इनसे तो लॉन्ग क्वेश्चन आना कंपलसरी है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो एंड का 4th यूनिट है ये है कंटेम्परेरी डिबेट्स के बारे में, जिसमें डाइवर्सिटी, रिप्रेजेंटेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो 4th यूनिट है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट। तो ये सारे यूनिट हैं, इसके अंदर ये सारे पोर्शन दिए गए हैं जो कि आपके सिलेबस में, यही लेटेस्ट है, यही आपको फॉलो करना है। अब ये चेंज नहीं होने वाला, ये फाइनल है।
चाहे आप इस वीडियो को 2025 में देखो, 26 में, 27, 28, 29, 30 में, जब भी देख रहे हो। अब नेक्स्ट क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550 तक। देखिए ये जो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है जब भारत के अंदर मुस्लिमों का शासन स्टार्ट हो गया था, इसलिए इस टाइम पीरियड को मिडिएवल इंडिया के नाम से भी जाना है। मिडिएवल यानी कि मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत के अंदर मुस्लिमों का शासन स्थापित हो गया। तो मुस्लिमों में भी भारत में दो ग्रुप के लोग आए। सबसे पहले अरब के लोग आए, जो अरब के निवासी थे, सऊदी अरब वाला जो पार्ट है, और दूसरे आए तुर्क के लोग, जो इराक, ईरान वाला, सीरिया वाला जो पार्ट है, वहां से आए। तो अरब और तुर्क दो ग्रुप के लोग भारत के अंदर आए, इसलिए इसको मिडिएवल इंडिया या मुस्लिमों का शासन का टाइम पीरियड कहा जाता है। अरब जब भारत के अंदर आए तो इन्होंने शासन भारत में नहीं किया, हाँ लूटपाट खूब मचाई, चाहे वह मोहम्मद गौरी हो, महमूद गजनबी हो, लूटपाट मचाई इन्होंने। लेकिन जब तुर्कों का शासन स्टार्ट हुआ, इसके बाद भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत आए, इनका जो टाइम पीरियड रहा, इसी टाइम पीरियड को आपको इस पूरे सिलेबस में पढ़ना। जैसे फर्स्ट चैप्टर किसके बारे में है, ये जो दिल्ली सल्तनत है या इस टाइम का जो हिस्ट्री है भारत का, इसको जानने का सोर्स हमारे पास क्या क्या है, तो ये पढ़ेंगे हम चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट में। इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ध्यान रहे। ये देखिए, ये चैप्टर फर्स्ट की वीडियो है, और ये देखिए ये मैराथन की वीडियोस, जिसमें मैंने ये पूरा सिलेबस समझाया हुआ है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। कुछ और पढ़ने की जरूरत आपको है ही नहीं। एंड इसके बाद आपका सेकंड जो यूनिट है वो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। दिल्ली सल्तनत में जिन जिन राजाओं ने राज किया है, इक्का सिस्टम क्या है, यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे हुआ करता था, मोन्यूमेंट्स में कौन कौन से बनाए गए, यहाँ के रिचुअल्स कैसे हुआ करते थे, यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर कैसा था, जैसे विजयनगर हो गया, गुजरात हो गया, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे इसके ऊपर लास्ट ईयर भी शॉर्ट नोट्स आया हुआ था, ठीक है। तो ये आपका सेकंड यूनिट है। एंड जो थर्ड यूनिट है वो है सोसाइटी एंड इकोनॉमी, मिडिएवल पीरियड, या ये जो ईयर जब चल रहा था। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, 1200 से लेकर 1550 तक भारत के ऊपर 5 डायनेस्टी ने राज किया है, और उन पांचों डायनेस्टी को मिलाकर दिल्ली सल्तनत बनता है। दिल्ली पे सुल्तानों का राज होता है, इसीलिए इस टाइम पीरियड को दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता, यानी कि एक ऐसा टाइम जब दिल्ली के ऊपर सुल्तानों का राज होता है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस इसी के बारे में है। अब इस टाइम पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे हुआ करता था, कृषि व्यवस्था क्या थी, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए थे, सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे, एंड मार्केट रेगुलेशन को लेकर इस टाइम पे जो जो पॉलिसी बनाई गई थी, अब वो चाहे खिलजी डायनेस्टी के अंदर बनाई गई हो या तुर्क डायनेस्टी में बनाई गई, जो जो पॉलिसी बनाई गई है वो सब इसके अंदर पढ़ना है। एंड इसके बाद फोर्थ यूनिट वो है रिलीजन, सोसाइटी और कल्चर। इन तीन चीजों के बारे में हम देखेंगे। इस टाइम पे राजाओं ने कौन कौन सी रिलीजन को प्रमोट किया, मेन तो मुस्लिम धर्म ही था, लेकिन उनका कल्चर क्या था, मोन्यूमेंट्स कौन कौन से बनाए गए, चाहे वो ताजमहल हो गया, हुमायूं का टॉम हो गया, लाल किला हो गया, जितने भी चीजें बने वो इस टाइम पे बनाए गए हैं। ये सब हम इसमें देखने वाले। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, इसमें से फर्स्ट यूनिट आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें सूफी सिलसिला वगैरह है, भक्ति सिलसिला है, इस पे से क्वेश्चन आता है, और इसमें से शॉर्ट नोट आता है जो थर्ड यूनिट है आप, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, वो है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप वाज। अब इसमें क्या पढ़ना है, अभी तक हम सिर्फ इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा सब्जेक्ट आया है जिसमें हमें यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। जैसे की कॉन्सेप्ट एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किसके द आइडिया कहाँ से निकल कर आया। जैसे सबसे पहले हमें पढ़ना है कल्चर इन हिस्ट्री, ये जो संस्कृति है इसका इतिहास क्या है, क्योंकि जब हम इतिहास उठा के देखते हैं तो इटालियन सिटीज में या इटली में जब पुनर्जागरण काल आया, वहीं से कल्चर का उदय हुआ, दुनिया भर में फैला, ऐसा ही इतिहास में हमें पढ़ाया गया है। तो फर्स्ट यूनिट हमें यही पढ़ना है, यूरोप की जो मॉडर्न कल्चर है उसके बारे में, इसका राइज कैसे हुआ, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आए, एंड ये कैसे दुनिया भर में स्प्रेड हुआ, कैसे फैल गया दुनिया भर। ये फर्स्ट यूनिट है, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर। एंड जो सेकंड यूनिट है वो है पुनर्जागरण काल को लेकर। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, रिनेसां का मतलब सिंपल होता है, जब सोसाइटी के लोग जब आपस में ही इतने अंधविश्वास में रह रहे हो, उनको जगाने का काम किया गया रिनेसां पीरियड। इटली में इसकी शुरुआत होती है जब सोसाइटी के कुछ ऐसे विद्वान लोग, काफी जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, पढ़े लिखे विद्वान लोग, उन्होंने अपने ज्ञान के ज्योति से लोगों के अंदर ज्ञान डाल दिया। जब लोग राजा की बातों को डायरेक्ट फॉलो नहीं कर रहे बल्कि क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ऐसा है तो ऐसा क्यों है बताइए भाई। जब लोग राइट्स, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी को लेकर वो जागरूक हो रहे हैं, तो ये है हमारा रिनेसां का पीरियड। तो इटली में इसकी शुरुआत हुई और इस टाइम पे ह्यूमैनिज्म की बात होने लगी।
मानवतावाद। इससे पहले सिर्फ स्टेट और पावर की बात हुआ करती, राजा की शक्ति की बात हुआ करती, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे रेनेसां आया, रेनेसां जस्ट एक आंदोलन है, एक क्रांति की बात है, जब लोगों को जगाने की बात कही गई। ये सब हम पढ़ेंगे डीपली, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। एंड इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि इटली में जो पुनर्जागरण काल हुआ, इसका इटली के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों पे क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको ध्यान रखना। यानी कि रेनेसां की वजह से इटालियन सिटी या यूरोप के अंदर कल्चर पे, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और वहां के किंगशिप पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, कि जो स्टेट का जो कल्चर है या स्टेट के द्वारा जो वर्क किया जा रहा था उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया। क्योंकि पहले चर्च का बोलबाला हुआ करता था, जैसे रेनेसां आया चर्च का बोलबाला खत्म हो, चर्च यानी जो रिलीजन है वो स्टेट से सेपरेट हो गया। ये सब हम पढ़ेंगे इस सेकंड यूनिट, ठीक है। एंड इसके बाद है हमारा थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में क्या है, रिलीजन के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया कि यूरोप में हो क्या रहा था ना, यूरोप के अंदर राजा यानी कि जो किंग है वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर रहा था, जो चर्च के फादर कह रहे थे वही वो काम कर रहा था। तो पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन ये दोनों आपस में मिले हुए थे। अब चर्च का फादर ही सबसे ऊपर है भाई, राजा वही करेगा जो चर्च का फादर कहेगा। चर्च का इन्फ्लुएंस था पॉलिसी या लॉस को बना, लोगों ने काफी विरोध किया इसका। अब इसमें रिफॉर्म होना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी की डिमांड हो रही थी, राजा कैसे किसी एक की मान सकता है, इसीलिए पॉलिटिक्स से रिलीजन यानी धर्म को अलग कर दिया। ये हम पढ़ेंगे रिफॉर्म कैसे हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट। एंड इसके बाद फोर्थ यूनिट जिसके अंदर हम पुर्तगाल और स्पेन के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे अपने एम्पायर को बढ़ाया दुनिया भर के अंदर। क्योंकि आपको पता है ना, दुनिया भर में सबसे पुराने, सबसे पहले जो डकैत और चोर निकले थे वो कौन थे, पुर्तगाली और स्पेन थे। यहाँ से वास्को डी गामा, है ना, कोलंबस दुनिया भर के अंदर पहुंचे, रास्तों को ढूंढा, कैसे वहां तक पहुंचे, भारत तक इसीलिए आए थे वो, ताकि इस सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूट ले जाए। यही तो हुआ स्टार्टिंग में। तो पुर्तगाल और स्पेन का एम्पायर कैसे बढ़ा ये हम देखेंगे एंड, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, मीडिया इन हिस्ट्री, इतिहास में मीडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, ये हम देखेंगे इस पूरे सिलेबस के अंदर। जैसे टाइप्स ऑफ मीडिया, मीडिया का कैसे ओरिजिन हुआ, कितने टाइप्स का होता है मीडिया, मीडिया के ऊपर टाइम टू टाइम सेंसरशिप लगाया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जब भारत गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि अब अंग्रेज या गवर्नमेंट के कहने पे ही वो चीज छपेंगे जो वो चाहते हैं, यानी कि उनका सीधा कंट्रोल हो जाएगा मीडिया के। इसके बाद भी कई चेंजेस आए रेडियो के अंदर, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, रेडियो क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये सब हम देखेंगे। आकाशवाणी एक बहुत फेमस चैनल है ना रेडियो का। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है मीडिया इन हिस्ट्री का। जो फोर्थ यूनिट है वो है सिनेमा का। जो हम सिनेमा आज देख रहे हैं, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हम जो नाम कहते हैं, क्या इनका ओरिजिन आज ही हो गया है? इनका ओरिजिन कई सैकड़ों साल पहले हो गया। छोटी मोटी मूवीज बनने स्टार्ट हो गए थे, कई कलाकारों ने अपनी कलाकारी दिखा दी। तो ये हम देखेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या सिनेमा में चेंजेस आए, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीविजन और डिजिटल मीडिया, जो कि आज के टाइम के दिन है, ठीक है। तो ये है मीडिया इन हिस्ट्री। ये सब्जेक्ट आपके पास है ना, तो इसलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो है सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। एंड इसके बाद इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये एक एजुकेशन का सब्जेक्ट है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन इक्वालिटी के साथ सबको मिले, इसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई है और उन पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट किया गया है। इंप्लीमेंट किए जाने के बाद क्या उसके आउटकम निकल कर आए, पॉजिटिव, नेगेटिव, के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे हम अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर। सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, इन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये हमारा एजुकेशन का पॉइंट, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट में हम यही देख रहे हैं। लेकिन जो सेकंड यूनिट है वो है इक्वालिटी एंड एजुकेशन। इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, जैसे भारत के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कई बार महिलाओं को, गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता, चार दीवारी में रखा जाता है। वो इस पढ़ते भी हैं, तो गर्ल्स की तो पहले बहुत कम एज में शादी भी कर दी जाती थी। अब इसमें चेंजेस जरूर आए हैं, लेकिन अभी मेंटेलिटी में चेंज आना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी सोसाइटी में ऐसे कई इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है जहाँ पे एजुकेशन की पहुंच अभी तक गई नहीं, वो अभी इतने जागरूक नहीं है, जागरूक हैं तो वो इतना पढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि इकोनॉमिक रूप से काफी बैकवर्ड है। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं, इन पे डिस्कशन की जाएगी। तो सोसाइटी के अंदर दो ग्रुप बन गया है, एक जिनके पास बहुत ज्यादा एजुकेशन है, बहुत एजुकेटेड है, और कई लोग बेसिक एजुकेशन से ही पीछे रह जा रहे हैं। तो ये हम देखेंगे इस पूरे सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो देख सकते हो अपने स्क्रीन पे ये पूरा आपका सिलेबस, इनमें तो भाई तीनों यूनिट ही आपके इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी। अब ये जो सिलेबस है ये भी एजुकेशन का ही सब्जेक्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो पहले हमने देखा। इसमें क्या है,
कॉलोनियल सोसाइटी के बारे में। देखिए भारत की सोसाइटी हो या दुनिया के कोई सा भी देश देख लीजिए आप, सभी देशों के अंदर डाइवर्सिटी पाया जाता है, जहाँ पे एक नहीं कई किस्म के लोग रहते हैं, कई नस्ल के लोग रहते हैं, जिनकी लैंग्वेज, रिलीजन, रहन सहन, बोल चाल, ये सब कुछ अलग अलग होता है। तो इनके हिसाब से ही इनको एजुकेशन दी जाए। लेकिन सोसाइटी के अंदर कई ऐसे लोग भी होते हैं जो माइनॉरिटी में होते हैं, कुछ लोग मेजोरिटी में है, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पे मेजोरिटी में हो या वो रिलीजन के बेस पे मेजोरिटी में हो। लेकिन कई लोग तो ऐसे भी होंगे ना जो माइनॉरिटी में रह रहे होंगे, तो एजुकेशन इनको मिल भी रहा है इनके अकॉर्डिंग। जैसे भारत के अंदर कई आज मदरसे खुले हुए हैं, आज कई गिरजा घर के अंदर भी क्रिश्चियनिटी को भी आज एजुकेशन दी जा रही है। मतलब कई जगह पे जितने भी हमारे देश के अंदर माइनॉरिटी हैं, उनको इतनी राइट्स दी गई है कि वो अपने लिए एजुकेशन का प्रबंध कर सके, स्टेट भी आपकी हेल्प करेगा। तो भारत के हो या जितने भी देश हो, उन देशों के अंदर जो डाइवर्सिटी है, तो उसमें प्लुरलिज्म का ध्यान रखा गया है या नहीं। प्लुरलिज्म का मतलब होता है बहुलवाद। बहुलवाद का मतलब होता है सोसाइटी में एक ऐसा ग्रुप जिनकी संख्या कम है या जो माइनॉरिटी में है, इनके ऊपर भी ध्यान देना, इनको एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कहीं ये और ज्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं, इस पे ध्यान देना। या कई लोग सोसाइटी में ऐसे भी होते हैं जो मान लो PWD कैटेगरी के हैं या जो हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए भी अलग से प्रबंध करना, इनको भी एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड करना। मान लो एक छत के नीचे सभी लोग पढ़ सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, अब वो चाहे नॉर्मल मेरे और आपके जैसे हों या वो विकलांगी कैटेगरी में आते हों, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये हम पढ़ेंगे अपने यूनिट फर्स्ट में, प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी वाले। इसके बाद लैंग्वेज और लर्नर की बात करेंगे, हम जेंडर कनेक्शन की बात करेंगे, इनका एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है। तो इनमें क्या होता है कि हर यूनिट से ये क्वेश्चन देते ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि एक यूनिट इंपॉर्टेंट है तो दूसरा छोड़ दो, इसमें आपको सारे करने होंगे, जिसमें नहीं करना उसमें आपको मैं बता के चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका सिलेबस है, क्योंकि इस पूरे सिलेबस के अंदर आप पढ़ोगे भारत जब गुलाम हुआ करता था, तो उस टाइम पे भारत के अंदर अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने के लिए लोग कब खड़े हुए, तो जब ये खड़े हुए सारे लोग, इसी को नेशनलिज्म के नाम से जाना है, राष्ट्रवाद, देश से प्रेम उमड़ आना। अब इसमें क्या है, पहला जो यूनिट है वो कहता है अप्रोचेस बताओ स्टडी करने का, किस चीज की स्टडी करने का, नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद है, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण है, नजरिया है। वो कौन कौन सा नजरिया है, पहला है राष्ट्रवादी नजरिया यानी कि राष्ट्रवाद दृष्टिकोण, दूसरा इंपीरियलिस्ट यानी कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, और तीसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ध्यान रहे, इससे पहले यहाँ पे होता था गांधीवादी दृष्टिकोण, अब इसको हटा दिया गया है और यहाँ पर डाल दिया गया इंपीरियलिस्ट अप्रोच, ठीक है। एंड इसके बाद मार्क्सिस्ट, ये तीन इंपॉर्टेंट है। मार्क्सिस्ट का मतलब क्या है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है, ये पता होना चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट क्या है, रिफॉर्मिज्म एंड एंटी रिफॉर्मिज्म इन द 19th सेंचुरी, मेजर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी, यानी कि 1800 में भारत के अंदर कई सारे मूवमेंट्स होने स्टार्ट हो गए। जैसे कई सारे जो हमारे फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उन्होंने स्टार्ट किया। एंड इसके बाद गांधी जब भारत में जब आए 1915 में, तो गांधी जी ने स्टार्ट किया भारत की आज़ादी को लेकर आंदोलन। तो अलग अलग टाइम पे जो भी मूवमेंट्स चले हैं सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स को लेकर 19th सेंचुरी में, उसके बारे में पढ़ोगे आप सेकेंड यूनिट, ठीक है। थर्ड में क्या है, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस। जैसे जो नेशनल मूवमेंट था जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जैसे स्वदेश आंदोलन हो गया, सत्याग्रह हो गया, भारत छोड़ो हो गया, तो इनके अलग अलग फेसेस हैं। जैसे कि फर्स्ट फेज में हमने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, खेड़ा का, अहमदाबाद का, चंपारण का, ये सब हमको पता है। इसके बाद हमने असहयोग आंदोलन चलाया, फिर हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तो अलग अलग फेसेस में चलाया हमने। ये हम देखेंगे सारा थर्ड यूनिट के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड यूनिट, ठीक है। ऐसे हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ सोशल मूवमेंट्स, जैसे पीजेंट्स का मूवमेंट्स, ट्राइबल्स आदिवासियों का, वर्कर्स मजदूरों का, महिलाओं के द्वारा, और एंटी कास्ट मूवमेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे दलितों के ऊपर, जैसे अम्बेडकर जी के विचार हैं, ये पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ यूनिट, ये है पार्टीशन को लेकर। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो पार्टीशन हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और जो प्रिंसली स्टेट थे देसी रजवाड़े जो भारत से अलग होना चाहते थे, उनका इंटीग्रेशन भारत में कैसे। इसके अंदर भारत के आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, ये हम देखें। टू नेशन थ्योरी जिन्ना की, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे यूनिट है। यूनिट फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट है। बाकी में से शॉर्ट नोट्स आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है। इसमें आप पॉलिटी पढ़ोगे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जैसे भारत के संविधान के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात की गई है, कानून के शासन की बात कही गई है,
पावर की सेपरेशन की बात कही गई है। ये आपका पूरा सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये 4 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। एंड इसके बाद दिए गए फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। जैसे भारत के अंदर मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट है। मौलिक अधिकार तो है ही है, मौलिक कर्तव्य भी है। जब इंदिरा गांधी जी ने संविधान के अंदर इसको जोड़ दिया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये तो ये आपका पूरा सिलेबस है। इसमें से हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। ये आपको पढ़ना है। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा आसान है ये सिलेबस, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, इंग्लिश का रोमांटिक लिटरेचर। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता। ये सारा क्वेश्चन आपके बुक में से ही आएगा। जैसे यूनिट फर्स्ट आप पढ़ोगे विलियम ब्लैक की, तो सारे क्वेश्चन बुक में से आए होंगे। यूनिट सेकंड पढ़ोगे, यूनिट थर्ड पढ़ोगे, जितने भी यहाँ पे पोइट के नेम यहाँ पे दिए गए, इनके जो थॉट्स हैं, जो चैप्टर्स में स्टोरीज है, उनमें से क्वेश्चन उठाकर दे देते। तो इसकी अच्छी बात यह है कि बुक से बाहर से कुछ नहीं आता, तो आपको डरने की बात नहीं है, इसलिए आपको बुक्स पढ़ना ही होगा। लेकिन जो इंग्लिश फ्लुएंसी है, इसकी एक अलग बीमारी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बुक में से कुछ नहीं आता। अब इसमें क्या है ना, क्योंकि ग्रामर वगैरह भी ज्यादा है, राइट इन्फॉर्मेशन हो गया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट ऑफ हायर वगैरह हो गया, ये सारी चीजें जो ऊपर ऊपर के नॉलेज है ये ज्यादा आता है। इसका सिलेबस थोड़ा लिटरेचर का है, चैप्टर्स को रीड करना, स्टोरी को समझना। इसका सिलेबस थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही पढ़ लोगे आप, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इसका पूरा सिलेबस है। नेक्स्ट है हिंदी कथा साहित्य। यह हिंदी का सिलेबस है, जिसमें हिंदी कहानी पढ़ना है आपको, स्वरूप संरचना क्या है, हिंदी के जो उपन्यास ये पढ़ना है आपको। जयशंकर प्रसाद हो गए, पांडे बेचन शर्मा जी हो गए, इनकी कहानी है उग्र। एंड सरनदाता की अगेय कहानी हो गई। एंड वापसी हो गई उसफ यमदा की। गबन होगी प्रेमचंद की। तो ये सारी स्टोरी पढ़नी है आपको हिंदी कथा और साहित्य में। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसको आपको इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट क्या है, जनपदीय साहित्य। ये हिंदी किसके पास है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इसमें क्या पढ़ना है आपको, लोक नाट्य के बारे में। अलग अलग लोक नाट्य हैं। अब लोक नाट्य का मतलब क्या होता है, लोक नाट्य जैसे एक ड्रामेटिक रूप में जो मंच पे प्रस्तुत किया जाता है, वही चीज आप इसमें पढ़ो। अलग अलग प्रकार होते हैं, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। जैसे आप रामलीला देखते होगे नवरात्रि के टाइम पे, दशहरा के टाइम पे रामलीला हो गया, रासलीला हो गया, माच नौटंकी वगैरह, इन सब का कैसे ओरिजिन हुआ है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनको प्रस्तुत करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, ये सब आप पढ़ोगे इसके अंदर। लक्ष्मीचंद जी के द्वारा सत्यवान सावित्री की जो कहानी दी गई है। अब अलग अलग लोक नाट्य लिखी गई है अलग अलग राइटर्स के द्वारा। जैसे लक्ष्मीचंद के द्वारा सत्यवान सावित्री दी गई है ना। भिखारी ठाकुर के द्वारा विदेशिया दिया गया है। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी क्वेश्चन आया है ना। एंड इसके बाद है सिद्धेश्वर सेन के द्वारा राजयोगी भर्तृहरि। ये आपके सामने आपका पूरा सिलेबस है। नेक्स्ट क्या है, हिंदी गद्य उद्भव और विकास का। मोस्टली स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट होता ही होता है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, इनके ऊपर क्वेश्चन उठकर आएगा। तो हर चैप्टर को आपको पढ़ना होगा इसमें। जैसे इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। एंड कहानी पढ़ोगे आप, जैसे प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा, मोहन राकेश की कहानी पढ़ोगे आप मलबे का मालिक, है ना। रामचंद्र शुक्ल की पढ़ोगे आप भाव और मनोविकार। ये सारे जो आपने क्लास 12th में वगैरह पढ़ा ना जैसे हिंदी के अंदर, वैसे ही इसमें भी अलग अलग लेखक के द्वारा इनकी कविताओं या इनकी कहानियों को यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेकंड यूनिट तो है ही है, फोर्थ यूनिट भी सबसे ज्यादा, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्या है, खा। उससे थोड़ा अलग है, बिल्कुल सेम नहीं होता, ध्यान रखना। इसमें ये जो यूनिट है ये तो सेम मिल जाएगा आपको जो फर्स्ट यूनिट है, लेकिन जो सेकंड है यहाँ से चेंज है। देखिए जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, निर्मल वर्मा की परिंदे, अब इसके बाद निबंध है, ठीक। ये देखिए पूरा सिलेबस में जो दिया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो इन सब के नाम और इनकी कहानी, ठीक है। नेक्स्ट है गा। अब गा में क्या है, फर्स्ट यूनिट तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन जो सेकंड यूनिट है यहाँ से चेंज। जैसे प्रेमचंद की कहानी है बड़े भाई साहब, सुदर्शन की कहानी है हार की जीत, निबंध में बाल मुकुंद गुप्त की कहानी है मेले का ऊंट, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग दी गई है। देखिए यहाँ पे ये सारे राइटर्स के नेम है, ये इनके द्वारा जो चैप्टर लिखी गई है वो है। तो ये आपका सिलेबस में, ये आपको ध्यान रखना है। ये हिंदी के बहुत इजी चैप्टर्स है, एक एक बार आप स्टोरी भी समझ लोगे, आराम से आंसर लिख कर आ जाओगे। नेक्स्ट सिलेबस है हमारा ईवीएस का। ईवीएस में 3 है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज है, क्या क्या इशूज आते हैं ग्लोबल लेवल पे, एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। नेक्स्ट है ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट के ऊपर। ये 3 यूनिट है। ईवीएस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ये ज्यादातर वही क्वेश्चन आते हैं जो डेली लाइफ में हम डील भी करते हैं, जैसे पॉल्यूशन के ऊपर एंड डिफोरेस्टेशन के ऊपर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इकोसिस्टम, इकोचैन, इन सारे टॉपिक्स को इस वाले वीडियो में मैं समझाया हुआ भी है। तो एक बार आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ताकि आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाए। इसके बाद है फाइनेंस फॉर एवरीवन। ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है जिसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ोगे आप। जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गया, बैंक की क्या सर्विसेज होती है, स्टॉक मार्केट की बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे आप। पोस्ट ऑफिस पे मिनी बैंक के रूप में काम करता है। इंश्योरेंस सर्विसेज क्या देता है बैंक, एंड स्टॉक मार्केट की
बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखोगे आप इस पूरे सिलेबस के अंदर। ये भी बहुत आसान सिलेबस है, इजिली आपको समझ में भी आ जाए। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन, मीनिंग, कितने टाइप्स के होता है, ये ट्रेडिंग स्किल्स, इन सब के ऊपर इसमें क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्या है, रंगमंच। ये सिलेबस है। रंगमंच भी सेम जो हिंदी नाट्य है ना, सेम वैसा ही है, जैसे मंच के ऊपर कोई ड्रामा प्रस्तुत करना, उसी टाइप में इसमें भी आता है। लाइव परफॉर्मेंस वगैरह आपने सुना होगा, आज के इस टाइम में बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है ये। तो ये है आपका रंगमंच का सिलेबस। एंड इसके बाद है कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ। अब इसमें क्या पढ़ोगे आप कि आज के इस टाइम में बिजनेस पे कम्युनिकेशन का क्या रोल है, कम्युनिकेशन के अलग अलग रूल्स पढ़ोगे आप। राइटिंग स्किल्स के ये सारे चैप्टर्स हैं, यूनिट्स दिए गए, ये देखिए आप पॉइंट्स दिए गए। नेक्स्ट क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ये एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, इसमें कम्युनिकेशन की थ्योरी और प्रैक्टिस है इसके अंदर। ये भी कम्युनिकेशन का ही सब्जेक्ट है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे अपने सिलेबस, यही सिलेबस आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके अंदर सिर्फ बिजनेस से रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ही चैप्टर्स दिया गया है, वही आपको पढ़ना है। जैसे इफेक्टिव राइटिंग क्या है, रिपोर्ट राइटिंग क्या है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ई कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे होगा, स्पोकन इंग्लिश में हम बिजनेस में कैसे यूज करेंगे, ओरल प्रेजेंटेशन कैसा होता है बिजनेस के अंदर, ये आपका पूरा सिलेबस के अंदर है, आप चेक कर सकते हो अपने के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। ये एक लिटरेचर का पोर्शन है, जैसे नोवेल कैसे लिखे, इस पे क्वेश्चन आता है। एंड जो अलग अलग थॉट्स दिए गए हैं, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, श्री अरविंदो के द्वारा, इन सबके थॉट्स आप पढ़ो। तो तीसरा यूनिट है वो चमन नहाल के बारे में, जिन्होंने आजादी के नाम अपनी पूरी कहानी लिख डाली, ये आप पढ़ो। इसके बाद है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। ये जो सिलेबस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के पास ये सिलेबस होता है। अब इसमें क्या है ना कि भारतीय भक्ति परंपरा, जैसे आपने सुना होगा भक्ति परंपरा के जब सूफी संत हुआ करते थे, भक्ति संत हुआ करते थे, उस टाइम की कहानी आप इसमें पढ़ोगे। उस टाइम पे कई सारे संतों ने अपने विचार दिए हैं, जैसे मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, सूरदास, जायसी, तुकाराम, नामदेव, इन सबके जो आइडियाज हैं, इनके विचार हैं, इनके विचार हम पढ़ेंगे इस पूरे सिलेबस। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा सिलेबस आप अपने स्क्रीन पे भी एक बार देख सकते हो यहाँ। तो इनमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके पास है प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और इन सभी सिलेबस की वीडियोस चैनल पे अपलोड हो चुकी है, मैंने आपको उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को अभी से देखना स्टार्ट कीजिए। बाकी इन सब के नोट्स भी बन चुके हैं, इनको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।